जय हिंद सोल्जर्स। क्या हाल चाल। बढ़िया, मैं भी बढ़िया। बिल्कुल। तू किस लिए हताश है जब वीएस सर तेरे साथ है। तो खुद की खोज में निकल। तो किस लिए हताश है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप अपनी बेहतरीन खोज कर रहे हैं। देखो, मनुष्य जीवन में आना, उसका सबसे बड़ा जो पर्पज है वो ये है कि आप अपनी खोज करनी है। आपको आपके आजू बाजू वाले क्या कह रहे हैं, आपके दोस्त क्या कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन आप कभी पूरी नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, जो आपका दिमाग आपकी खोज करवा रहा है आपसे, वो खोज करें थोड़े से कॉन्शियस होकर के। ऐसे नहीं कि अनकॉन्शियसली या बचपने माइंड से कोई भी काम करे। तो देखिए, मैं वीएस सर आपको सोच रहा हूँ कि आपकी इस संकट की घड़ी में आपके लिए युद्ध लड़ तो नहीं सकता मैं। चाहूं तो मन तो बहुत है कि आपके लिए लड़ूं मैं, लेकिन आपके लिए मैं लड़ने लग गया तो आप कमजोर बन जाओगे, है ना। तो आपको इतना कमजोर भी नहीं बना सकता, बिकॉज आपको मैंने जो उपाधि दी है वो है वीएस सोल्जर्स। वीएस सोल्जर्स नाम जहां आ जाता है, मतलब सोल्जर्स इज इस तरह से वर्ड है कि आपको जिंदगी में कुछ कर दिखाना है। और उसके लिए इस टाइम पे अपने सामने जो सबसे बड़ा टारगेट है, दैट इज नीट 2025। आपके बार बार जो मैसेज आ रहे थे, ज्यादा करके उनमें मैसेज ये थे कि सर अब लास्ट मोमेंट पे हमें कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो वेटेज की चल रही है कि सर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि जिसने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, उसके लिए आई थिंक फिजिक्स एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो मैं मेरे 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आपकी उस परेशानी को कुछ सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपना जो वॉर है वो इफेक्टिवली लड़ सके। देखो, वॉर में ये जरूरी नहीं है कि आप कितने सोल्जर्स लेके जा रहे हो। वॉर में जो सबसे बड़ा काम होता है ना, वो काम होता है उसके जनरल का। क्योंकि जनरल जो होता है उसका उसका जो सेनापति होता है, वो क्या पता नहीं कितने टाइम पहले उसकी तैयारियां स्टार्ट करता है दिमाग से। तो बेसिकली आपने अगर एक छोटा सा किसी बड़े ग्रेट फिलोसफर का एक वर्ड है, द वॉर आर नॉट फाउट ऑन द ग्राउंड्स, बेसिकली दीज आर फाउंड ऑन द माइंड। दैट इज फाउट ऑन द माइंड। बेसिकली जितने भी वॉर लड़े गए हैं, वो वॉर वहां तो केवल और केवल लास्ट बोलते हैं खून खराबा देखा जाता है। मेन जो काम होता है वो इंसानों का पहले दिमाग पे चलता है। तो आपके लिए भी वही सेम स्ट्रेटजी मैं मान के चल रहा हूँ कि जिस दिन आपको लड़ना है, उस दिन तो आपने जो पीछे जो किया है, चाहे वो 1 साल में कुछ किया है, 6 महीने में किया है, उसका ही रेप्लिकेट है। लेकिन बात ये है कि अपने को अब कैसे करना है, बचा हुआ टाइम है उसमें क्या करना है। तो शायद मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो ये बताएं, मेरा ये आपको ये रोल कैसा लग रहा है। तो एक नया रोल, बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। हाँ, अपनी कंपनी के बजट वाइज यार धीरे धीरे मैं चीजें बढ़ा रहा हूँ। कोई अपने साथ देखो बड़े इन्वेस्टर्स तो है नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर्स आपको पता है यार, उसके लिए आपको है ना टेढ़ा बनना पड़ता है। और वीएस सर को टेढ़ा बनना आता नहीं है। मैं तो आपके लिए, जैसे आप मेरे सोल्जर्स हो वैसा ही मैं आपका बिल्कुल एक टीचर हूँ, सिंपल सा। और आई थिंक टीचर को एक सिंपल ही होना चाहिए। किसी भी टीचर को टेढ़ा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की कल्चर को भी अपने को बचाना है। चलो कोई बात नहीं, ये बातें आपसे लेवल की नहीं है, अपनी बातों पे चलते हैं हम। तो स्ट्रेटजी फॉर नीट 2025, क्या अपने को करना है, कैसे करना है, किस टॉपिक का वेटेज है। तो मैं वेटेज पे आऊं इससे पहले एक चीज आपसे शेयर कर लेता हूं कि आपको अभी करना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो बड़ा एक सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है। जो पास्ट चला गया वो अपना था ही नहीं। अगर उसके बारे में तुम सोच रहे हो, तो तुम आने वाला जो फ्यूचर और प्रेजेंट जो आपका चल रहा है उसको भी खराब कर लोगे। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि सर टाइम चला गया हम क्या करेंगे, इसको भुला दो, पहला काम। एंड खुश रहा करें। अब बात है कि सर जो आज चल रहा है और नीट के लिए जो आने वाला टाइम है उसके लिए क्या करना है, बातें केवल उसकी करें तो ज्यादा बेटर है। और आई थिंक जो नीट का पैटर्न चल रहा है पिछले 4 और 5 ईयर से, आई थिंक आफ्टर 2020, 2020, 21, 22, 23, 24 एंड दस फर्दर कमिंग 25, इनकी अगर मैं बातें करूं, तो पेपर का पैटर्न लगभग सिमिलर मिलेगा आपको। बिना बात लोगों के बहकावे में ना आए कि पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, इस बार नीट में ये हो गया था, वो हो गया। कुछ भी हो जाए, एनटीए ने कुछ ऐसा डिक्लेरेशन अपने को दिया नहीं है। एनटीए के अकॉर्डिंग सारी कुछ एज इट इज है जैसी लास्ट ईयर थी। आई थिंक एक स्मॉल चेंजेस अगर हो सकता है, तो आपके जो उसने ऑप्शनल जो क्वेश्चंस दिए थे वो हो सकता है वो हटा करके कंप्लीटली 35 का प्योर सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन जाए, अपने लिए क्वेश्चन पेपर बन जाए। तो वो तो बेनिफिट हो रहा है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि रैंक्स जो है उसी की वजह से ज्यादा शिफ्ट हो रही है।
तो एक वो आप छोटा सा बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अभी मैं कोई ऐसा ऑफिशियली नहीं देखा हूँ, न कोई ऐसा मेरे पास है कोई इन्फॉर्मेशन। दिस इज ओनली, मैं मेरे बेसिक इंटेंशन से बता रहा हूँ, इट मे बी। और उसके पीछे भी लॉजिक है कि जैसा जेई मेंस में किया है, तो इट मे बी कि नीट में भी ऐसा मोस्ट प्रोबेबल है कि ऐसा हो जाए, और होना भी चाहिए। मैं तो उसके बिल्कुल फेवर में हूँ। तो एक पॉइंट तो ये रहा कि नीट के पेपर में जो पैटर्न आप चल रहे हो उसी से तैयारी करनी है। लास्ट 4 और 5 ईयर्स के जो पेपर्स है उनको रेफरेंस माने। अब बात है कि सर कैसे करना है। करने के लिए आप अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए 2 जोन में, 2 पार्ट में। एक पार्ट अब वो है जिसमें आपको अभी स्टडी करनी है, सीखना है। जैसे मैं अगर बात करूं, अप्रोक्स 140 डेज हम मान के चलते हैं अभी। 140 डेज को आप 2 स्लॉट में डिवाइड कर लो, 120 डेज एंड 120 डेज। पहले जो 120 डेज आपके पास हैं, उनमें आपको करना क्या है कि हर सब्जेक्ट में उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए जो आपको नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता है कि इनको मैं कर लूंगा। उनकी लिस्ट बनाइए और उनके ऊपर पहले वर्क करके उनको आप क्या करें, पहले अपने उन टॉपिक्स वाली लिस्ट में डाल लें जो आपको ऑलरेडी आते हैं। आई थिंक मेरी बातें आप समझ रहे हो। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं। मान लो आपको एनएलएम सही से आ रहा है फिजिक्स में, लेकिन आपका रिवीजन नहीं किया हुआ है, लेकिन आ रहा है, मतलब आप जैसे रिवाइज करोगे तो इट विल बी ओके फॉर यू। लेकिन कोई चैप्टर ले लेते हैं, ऑप्टिक्स आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ऑप्टिक्स में सीख सकता हूँ, और नहीं भी लग रहा है तो आप कोशिश कीजिए एक बार। ऑप्टिक्स जो नहीं आ रहा उसको समझिए, क्योंकि जब आप कोई चीज समझते हो, सीखते हो, तो इट विल टेक टाइम। और वो टाइम दीजिए उसको, क्योंकि ये जो टाइम है, ये टाइम है आपके सीखने का। 120 डेज में, मेरा कहने का मतलब, आप अपना जो सिलेबस है, वो सिलेबस सीखने वाले पॉइंट से पूरा करें। चाहे वो किसी टीचर से पढ़ना है, आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं, आप कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, आपकी जिस भी टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच है, यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख के समझ रहे हो, उन सारे टॉपिक्स को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। कि लगभग 120 डेज बाद आपके पास एक ही क्वेश्चन बचेगी, अब सर मेरे को जितना पढ़ना था, जितना सीखना था, सीख लिया, अब मेरा काम है जो मेरे को आता है उसको साइन करना है। तो वो जो आने वाले नेक्स्ट 120 डेज हैं, उन 120 डेज में आपको क्या करना है, जो चीजें आपने सारी पढ़ रखी हैं उसको रिवाइज करना है। एंड नीट के लिए किसी भी सब्जेक्ट में रिवाइज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप थ्योरी से स्टिक हैं एंड थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजी ही क्यों ना हो। बायोलॉजी में आपके टीचर लोग आपको ये बताते हैं एनसीईआरटी पढ़े पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी जो पढ़ते हो उसको क्वेश्चंस के थ्रू एनालिसिस करना। तो मैं तो हमेशा मेरे करियर में यही देखा है, द स्टूडेंट हु विल सोल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस थ्रू आउट द ईयर विल बी द लीडर इन दिस फील्ड। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और रिलीवेंट क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसे वैसे नहीं एक कंटेंट के पीछे लग जाएं, और उसमें रिपीटेडनेस ले आए। रिपीट करते रहें चीजों को, रिपीट करोगे सेकंड टाइम और नॉलेज मिलेगा। ज्यादा कुछ भी जिनसे नहीं हो रहा है पीवाईक्यू के पीछे लग जाएं, और पीवाईक्यू को बार बार रिवाइज करते रहें, चाहे वो फिजिक्स से क्यों ना हो, लेकिन क्वेश्चंस करें खुद से। तो आई थिंक ये बातें आपकी क्लियर हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टेस्ट सीरीज। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप टेस्ट से जरूर कनेक्टेड रहें। हर 10 to 15 डेज में टेस्ट जरूर जरूर दें, अपना एनालिसिस करें, ये जाने कि आप में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां आप टेस्ट के टाइम कर रहे हैं। वो गलतियां बार बार जब आपके दिमाग में आएंगी ना, तब जाकर के वो इम्प्रूव होती हैं बेटा। आप देख रहे हो वही गलती आप बार बार कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सुधारना नहीं चाह रहे। मतलब ये है कि उस गलती पे आप वर्क ढंग से नहीं कर रहे हो, उसको लिखो एक जगह। लिखने से चीजें ज्यादा परफेक्ट बनाती हैं। आप लिखें कि मेरे में ये गलती है और इसको सुधार करने के लिए मेरे को ये स्टेप उठाना है। ये काम जब आप करेंगे, धीरे धीरे आपकी गलतियां इंप्रूव होंगी। तो आई थिंक ये चीजें आपकी क्लियर हैं। फिर भी आपका इससे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट बॉक्स में डालें। एंड सेकंड पॉइंट, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ, आपको लग रहा है ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर दें। एंड रोज जो आप तैयारी कर रहे हो उसका मेरे को एक कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में रोज जरूर डालेंगे, यस सर आई हैव डन दैट। ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि मेरे को कोई देखने वाला है, मेरे को भी पता रहे कि मेरे सोल्जर्स वो उनकी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आप कमिटमेंट करें। इस कमिटमेंट के लिए डाले वी स्टार डन। तो चलो करें फिर स्टार्ट बिना कोई डिले किए। तो मैं आपको अपनी साइट पे आपको क्या बताने वाला हूँ आगे, नीट स्ट्रेटजी से पहले
एक चीज जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं आज का, कि अपने को चैप्टर वाइज ये देखना है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस, किस इसको मतलब क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक को हमें फोकस करना है। ये इतना आसान काम नहीं है अपने लिए। तो मैंने इस पे बहुत सी मेहनत करके आपके लिए चीजें डिसाइड की हैं। तो मैं एनटीए की साइड से जो फिजिक्स का सिलेबस है वो सामने लेके आता हूँ। एक मिनट बेटा। या तो आपके सामने देखो, एनटीए का 24 का, क्योंकि 25 का तो अभी सिलेबस इन्होंने कुछ डाला नहीं है अपने सामने। तो 24 का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। सही है, तो आई थिंक रेडी हैं आप लोग। एक मिनट बेटा, और मेरे को इसमें चीजें चेक करनी है। ओके, करते हैं स्टार्ट तो फिर। रेडी? ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा बताने का मतलब ये है कि कौन से चैप्टर से क्या वेटेज है और आपको किस तरीके से कहाँ कहाँ आपको फोकस करने की जरूरत है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले अपने। एक मिनट यार, हम्म, ओके। हाँ, हंसना नहीं, आपको पता मेरी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है यार। बिल्कुल। ओके, करते हैं स्टार्ट फिर। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। आई थिंक फिजिक्स एंड मेजरमेंट का जो पहला पार्ट है, आप ये कह सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बातें करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वेटेज ये मान लीजिए बहुत मेहनत करके बता रहा हूँ मैं आपको, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो होपलेस हैं फिजिक्स को लेकर के, कि सर मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को क्या करना है, आप पॉइंट्स बताइए, टॉपिक्स बताइए, वो मैं पढ़ दूंगा। ये मेरी गारंटी है, ये जो टॉपिक्स आप करोगे, 150 से 160 मार्क्स का वेटेज आपको इन एग्जैक्टली टॉपिक से मिल जाना है। सही है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मेरे को मेरी आप ये कह सकते हो बड़ाई करने वाली बातें हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बेनिफिशियल बने। मेरे एक्सपीरियंस का जितना आपको फायदा हो सके उसके लिए मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। तो पहली चीज मेरा कहने का मतलब टॉपिक वाइज वेटेज। पर इस टॉपिक वाइज वेटेज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ बच्चे केवल इन्हीं टॉपिक्स पे सब कुछ छोड़ दें। हाँ, मेरा कहने का मतलब पहले आप इन टॉपिक्स को जरूर याद रखें, जिनकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है। वो देखें कि हाँ सर बता रहे हैं ये टॉपिक तो मेरे ऑलरेडी तैयार हैं, तो आप जैसे ही अपनी तैयारी कर रहे हो, तो जो एनटीए का सिलेबस है, वैसे तो देखो क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं, बट जो भी एग्जामिनर होते हैं उनकी भी कॉमन साइकोलॉजी हर एक पर्सन की सेम ही रहती है। तो वो जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो जो पहले की हिस्ट्री है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एक आपने कहावत सुनी होगी। तो हिस्ट्री रिपीट होती है बेटा, सेम टू सेम वही है, इंसान की साइकोलॉजी भी वैसे ही रिपीटेशन में रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा चीजें आपको बताता हूँ, करता हूँ स्टार्ट। हो जाए रेडी, जिनको लिखना है वेटेज एक साइड में सेट कर लें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट की। अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो यहां से 2025 में कम से कम आपको दो क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। कितने? दो क्वेश्चंस। अब ये दो क्वेश्चंस में भी अगर मैं एग्जैक्टली आपसे टिक करूं कि कहां से क्वेश्चंस मिलते हैं, दैट इज फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन का जो पार्ट है, इसमें डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो मैं रेड लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान रखिए, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। और इसमें एक चीज और है, दैट इज एरर। तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से, जो आना ही आना होता है, मतलब वो तो मेरे हिसाब से नहीं, मतलब वो तो आना ही है। सेकेंड वन, एरर। एरर से कभी आता है कभी नहीं आता, मोस्ट प्रोबेबली इस बार शायद आपको मिल जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग एरर भी कौन सी, रिलेटिव एरर को आप ढंग से रेडी कर लें। कोशिश करूंगा मैं कि आने वाले सेशन में आपके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी ला सकूं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर डालें कि आपके लिए ये चीज इफेक्टिव है, कि मैं जो कुछ काम कर रहा हूँ वो आपके काम आ रहा है। तो ही तो मैं उसके लिए आगे आपके लिए कुछ टाइम दूं, अदरवाइज तो क्यों आपका टाइम खराब करना है, एंड वाई टू वेस्ट माई टाइम। क्योंकि जीवन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुदरत ने दी है तो वो है आपका टाइम, जिसकी आपको अभी वैल्यू नहीं पता है। मेरी तरह आगे बढ़ने के बाद जब ये वाइट हो जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ जीवन में कुछ समय की कीमत है। तो बातें करते हैं सेकंड वन, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से आप बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं। काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन की उम्मीद मैं लगा के चल रहा हूँ। आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, रिलेटिव वेलोसिटी, छोड़ सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत है वो, मतलब छोड़ने की बात कर रहा हूँ इसको, है ना, लेना नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं बातें कर रहा हूँ स्पेशली वो टॉपिक्स जो हर बच्चा कर सकता है। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ, मेन जो पार्ट है वेक्टर, वेक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड है।
वेक्टर में आप एक क्रॉस प्रोडक्ट जो पार्ट है जिनको नहीं आ रहा, क्रॉस प्रोडक्ट को ढंग से कर ले। सेकंड वन, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन आपको मिल जाना है। विच वन? प्रोजेक्टाइल मोशन एंड काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशन है वहां से क्वेश्चन बन जाना है। इस वाले पार्ट को आप सेट कर लें। मे भी गलती से दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, पर एक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। एंड मैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम पूछो तो प्रोजेक्टाइल मोशन एंड जो सर्कुलर मोशन है, ये सेकंड अलग पोर्शन है। हालांकि देखा काइनेमेटिक्स में इन्होंने इसको एक क्वेश्चन यहाँ से है, तो इसकी काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन से आना ही आना है। अब आप सर्कुलर मोशन से भी बात करोगे कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्टली अपना एक क्वेश्चन जो फिक्स रहता है यहाँ से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले पार्ट से आप कवर करें। तो सेकंड वन बात करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फिक्स है, दो क्वेश्चन यहाँ से आने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो रहता है दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और यू कैन से एफबीडी। सही है, एफबीडी वाला जो पार्ट है। एंड सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का पार्ट है डायरेक्टली आपको पता है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एंड एनएलएम, ये जो भी मैंने बताया है यहाँ से क्वेश्चंस बड़े सिंपल आते हैं, तो इनमें आपको बहुत ज्यादा नहीं, इनकी तैयारी आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। सही है, आप बार बार प्रैक्टिस करें उन्हीं चीजों को जो आपको आ रही है। इस बार मेरे लिए या फिर आपके लिए भी मैं पॉइंट की बात करूं, तो जो गेम चेंजर जो बन सकता है इस बार के लिए, वो गेम चेंजर है आपके लिए सबसे ज्यादा वर्क पावर एंड एनर्जी। विच वन? वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर और एनर्जी से आपको इस बार क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर ईयर्स जो है। यहाँ से मेरे हिसाब से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। मैं 3 क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। अब यहाँ से मेरा जो एक्सपीरियंस है शायद आपके लिए सही जाएगा। एक होता है, एक क्वेश्चन बनता है कहाँ से? वर्क से डायरेक्टली। सेकेंड क्वेश्चन जो बनता है दैट इज फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के। और थर्ड क्वेश्चन जो है दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड थर्ड क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम पावर। तो जो मैंने बताया इन चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन। आई थिंक सेंटर ऑफ मास इसका इसके साथ ही दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास भी इसके साथ है। तो सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन से बात करूं तो सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन, और सेंटर ऑफ मास का जो एक क्वेश्चन आता है वो आपके मिलना है डायरेक्टली इलास्टिक कोलिजन से। एंड बाकी रोटेशनल मोशन से 2 से 3 क्वेश्चंस। रोटेशनल मोशंस में भी मैं अगर टॉपिक की आपसे बात करूं, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब आना ही आना है, नो डाउट एट ऑल। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें आपको कहीं दिख रहा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा। एंड तीसरा क्वेश्चन अगर गलती से बनता है तो दैट इज फ्रॉम टॉर्क। तो आप कम से कम यहाँ से 3 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से लेके चले। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें बिल्कुल क्लियर है जो बताई जा रही हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से आपको पता है एक ऐसा चैप्टर है, बहुत आसान सा छोटा सा चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज रहता है एंड फिक्स रहता है कि वेटेज कहाँ से रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ का फिक्स रहता है दैट इज फ्रॉम स्केप वेलोसिटी। विच वन? स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी को सेट करते। एंड सेकेंड जो क्वेश्चन है फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, जी का डेप्थ के साथ वेरिएशन या हाइट के साथ वेरिएशन। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं दिख रही, बट फ्लूइड मैकेनिक्स, लिक्विड एंड फ्लूइड से आपको एक अच्छा खासा पार्ट मिल जाएगा। फ्लूइड से मैं आपको डायरेक्टली ही अगर बात करूं, टर्मिनल वेलोसिटी, आप पहले वो चीज सेट करें जो मेरे फिंगर्स पे सेट है, जहां से मैंने एक वेटेज मेरे अकॉर्डिंग सेट कर रखा है कि ये आपको मिल जाना है। विच वन? टर्मिनल वेलोसिटी आपको अगर यहाँ कहीं भी दिख रही है, ये रही, दैट इज आई थिंक टर्मिनल वेलोसिटी अलग से ये मेंशन है। टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली फॉर्मूला याद है कि नहीं? बोल के बताएं, डाले कमेंट बॉक्स में कि ये फॉर्मूला है सर हमारे आज तक याद है। अगर फॉर्मूला भी ढंग से याद कर रखा तो आपके नीट के लिए ज्यादा परेशानी नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आते हैं। और ये बातें केवल आपकी मोटिवेशन के लिए नहीं है यार, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। क्योंकि आपको बनना है डॉक्टर, डॉक्टर के लिए आपका मैक्सिमम जो काम करना है वो करना बायोलॉजी से, जूलॉजी एंड बॉटनी जो है उनको अच्छे से रखें। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपके लिए एक एसेंशियल बेसिक पार्ट है जो सब बच्चों के लिए कॉमन सा है। केवल एक बच्चे को थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत चीजें जो आपके आगे केमिकल कुछ काम आता है आगे, फिजिक्स की भी कुछ चीजें मशीनरी से रिलेटेड पार्ट आता है, तो वो चीजें आप वहां जाकर के भी सीख सकते हो। तो इसलिए
बेटर है कि आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन खराब ना करें। बाकी मैंने सिलेक्शन बनाने का काम तो कौन, जूलॉजी एंड बॉटनी करनी है, उनको अच्छा रखें। वहां तो 360 से 360 लाने हैं, मतलब फिक्स है। तो ये आप आई थिंक सेट कर रहे हो। अगर मैं बात कर रहा था प्रॉपर्टी यानी फ्लूइड की बातें चल रही थी, तो फ्लूइड में टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्वेश्चन आना ही आना है, नो डाउट एट ऑल। सरफेस टेंशन में एक्सेस प्रेशर का क्वेश्चन आना ही आना है। सरफेस टेंशन, यार मेरे को इसमें एक्सेस प्रेशर मेरे को तो दिख नहीं रहा है कहीं, मतलब सरफेस टेंशन को टिक कर रहा हूँ, इसमें आप लगा लेना एक्सेस प्रेशर, शायद मेंशन नहीं किया हुआ है। सही है। तो दो क्वेश्चन तो ये परफेक्टली आने ही आने हैं, मतलब बिल्कुल क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ इसमें मिल गया, एक्सेस प्रेशर यहाँ पे है ना, एक्सेस प्रेशर है, मेंशन है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन जो आने का पार्ट है वो आपके बायोन्सी से बन सकता है, तो बायोन्सी को आप थोड़ा सा ढंग से कर लेना। बायोन्सी जहां भी मिल रहा है आपको, मॉडुलर ऑफ प्रेशर ऑन फ्लूइड, एप्लीकेशन ऑफ द ग्रेविटी, विस्कोसिटी आ गया, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है इसका मेरे को, तो बायोन्सी मेंशन नहीं कर रखा है, पास्कल्स लॉ के साथ में टिक कर रहा हूं मैं। बायोन्सी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। सही है। तो यहाँ से मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज दिया 3 क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ तक रेडी है आपका कंटेंट, बढ़े आगे। कमेंट बॉक्स में मेरे मोटिवेशन के लिए वी स्टार जरूर डालते रहिए, कि मेरे को पता चले कि मेरे सोल्जर्स, कई सोल्जर्स हैं जो, यार मैंने जो मेरे से जो आपने कमिटमेंट किया है उस पे खरे नहीं उतरते हो आप यार किसी एक्टर एक्ट्रेस का वीडियो देखते हो, उसका डांस देखते हो, और अपने फ्रेंड को सट से क्या कर देते हो, उसको यार फॉरवर्ड कर देते हो। यार मेरा वीडियो देखते हो, आप फॉरवर्ड नहीं करते हो किसी को, यार ये कौन सा तरीका है भाई? मैं क्या किसी एक्टर से कम दिख रहा हूँ आपको? यार ऐसा नहीं है। हम आपके एक्टर हैं, रियल एक्टर हैं। वो एक्टर्स हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, बिगाड़ते हैं आपको। हम एक्टर्स हैं, आपको सुधारते हैं, इसकी कदर करें थोड़ी। अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारी भी थोड़ी रेटिंग बढ़ाएं। आप ही हो हमारे प्रोडक्ट, है कि नहीं? जो भी चीजें अच्छी लगती हैं वो जरूर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, उनको मोटिवेट करें कि ये अपना ही चैनल है, सर अपने ही है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें चारों ओर, आग लगा दें। हमें क्रांति लानी है यार, देश बनाना है अपने को। ठीक है ना? तो ये कमिटमेंट डालें आप, यस सर, 100 सब्सक्राइबर फ्रॉम माय साइड। डन। देखो यार, बिजनेस अब मैं करना सीख रहा हूँ आपसे, धीरे धीरे सिखा देना तुम लोग और कैसे करना है बिजनेस। एक दो बच्चों के मेरे पास ज्ञान देने वाले मैसेज आते हैं, अरे सर ऐसे नहीं, ऐसे बढ़ेंगे इसमें आपके वो, क्या बोलते हो आप, सब्सक्राइबर। है कि सब्सक्राइबर, लेकिन हालांकि ये सब्सक्राइबर के लिए काम ही नहीं हो रहा है यार कुछ भी। ठीक है, अपना पर्पज है आपको एजुकेट करना, आपको इससे फायदा मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो आप अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनको इसकी रियल में ही जरूरत है, नीड है जिनको, है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने थर्मोडाइनमिक्स पे चले। अगर थर्मल प्रॉपर्टीज का पार्ट इसने पहले ही दिया हुआ था, नहीं इसके साथ ही है। थर्मोडाइनमिक्स की अगर बातें करते हैं, थर्मोडाइनमिक्स में देखो एक क्वेश्चन आपके फिक्स रहता है, कहाँ पर? दैट इज फ्रॉम आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसने ये काम प्रोसेस के साथ ही दिया है, ये रहा, अलग से मेंशन कर रखा है, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन होता है दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें मोस्ट ऑफ द चांस है या तो वर्क पूछने का या इंटरनल एनर्जी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी डी यू, क्या फॉर्मूला था बताएं, कमेंट बॉक्स में डालें। बिल्कुल एन सी वी डी टी, जो हमेशा एन सी वी डी टी ही रहती है। सही है। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है दैट इज फ्रॉम वर्क पीडीवी एंड आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के स्लोप वाला जो पार्ट है उसको बेहतरीन तरीके से कर ली। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से वैसे ही कोई मतलब नहीं है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कार्नोट इंजन हटा दिया तो वहां से कोई ज्यादा स्कोप नहीं बचता। अच्छा, इसमें एक चीज मेरे को नहीं दिखाई दे रही है, शायद थर्मल एक्सपेंशन अपने इसके पहले वाले पार्ट पे हमने कहीं छोड़ दिया है, तो वो मेरे को वापस इसमें लाने में टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। तो उसको छोड़ो, आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। थर्मोडाइनमिक्स यानी दो क्वेश्चंस का वेटेज आपका बनता है। करने सेट आगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के जो क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट है, एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ मैक्सवेल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस पार्ट को सेट कर लें। एंड आरएमएस वेलोसिटी, मैं कह रहा हूँ जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनको भी सही कर लिया है मैं, 150 प्लस की तो आपसे गारंटी तो नहीं बोल सकते यार, नहीं तो कल आ जाओगे तुम मेरे पास। गारंटी तो नहीं, पर कमिटमेंट है मेरा ही कि आपको 150 प्लस यहाँ से मिल जाएंगे, बी रेडी फॉर दैट। इतना काम आप जरूर जरूर कर लें। वो केटीजी से एक क्वेश्चन का वेटेज यहाँ लेके चलते हैं। इसके बाद चलते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स, जो आपको डिफिकल्ट लगता है लेकिन यहाँ से मार्क्स लेने बड़े आसान है। इसमें जैसे वेव्स का नाम जैसे ही आता है, वेव्स में एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स ही रहना है, दैट इज ऑर्गन पाइप, ओड हार्मोनिक्स एंड इवन हार्मोनिक्स जो बनते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, मतलब आना ही आना होता है। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है दैट इज फ्रॉम स्पीड ऑफ वेव्स, दैट इज स्पीड ऑफ वेव्स, और विच वन, कौन सी वेव्स की, उसमें भी फॉर्मूला अंडर रूट टी बाई म्यू।
वी कैन से ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है, स्पीड का इसमें आपको जहां भी मिले टॉपिक उसको टिक कर देना। तो यहाँ मैंने बातें की, वेव मोशन में ये है ट्रांसवर्स वेव्स वाला जो पार्ट है स्पीड, इसको सेट कर दें। ऑर्गन पाइप आप कर लें। तो यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन तो ये ऑर्गन पाइप का पक्का है। दूसरा क्वेश्चन बनता है तो स्पीड से बनेगा, ये टिक करें। एंड एसएचएम वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए इस सेशन के लिए। एसएचएम से 2 से 3 क्वेश्चन एक सिंगल छोटे से पोर्शन से आपको मिलने की प्रोबेबिलिटीज हैं। यहाँ से अगर एसएचएम से बात करें, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसकी एनर्जी। एंड एक क्वेश्चन जो फिक्स रहता है वो बिल्कुल फिक्स है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाले पार्ट से। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट है उसको आप सही से टिक कर ले। सही है, हाँ मैं ऑसिलेशंस में देख रहा था इसकी। पीरियोडिक मोशन आ गया, सिंपल हार्मोनिक, फेज ऑसिलेशन, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स, कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी। इसमें डायरेक्टली कहीं दिया हुआ नहीं है तो आप टिक कर लेना इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाला जो पार्ट है उसको। तो ये 11th की फिजिक्स है। लगभग 50-50% वेटेज रहता है, तो 50% वेटेज की बातें हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट 50% की। हो जाए रेडी। इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट से आपको लगभग ओनली इलेक्ट्रोस्टेट इसने दोनों एक साथ दिया है क्या, पोटेंशियल के साथ या अलग? हाँ एक साथ ही है। तो इसमें मतलब बेसिकली 3 पार्ट मानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सबसे पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड उसके बाद कैपेसिटेंस। तो ऐसे करते हैं कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी की कंसेप्ट एक साथ आती है, तो कैपेसिटेंस को तो उसमें काउंट कर रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात तो बाद में है। एक जो परफेक्ट जहां से क्वेश्चंस आना है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप ढंग से करके रखें। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन बनता है दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप क्यूबिकल पोर्शन वाला जो सारे केसेस हैं माइंड में सेट कर लेना, गॉस थ्योरम जिसको बोलते हैं। सही है, तो यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग टिक करें। एंड मेरे इस कंटेंट को आप सेव भी कर लेना ताकि आपको याद रहे सर ने ये बताया था, और 150 प्लस का कमिटमेंट था पर हमें 160 170 मिले हैं यहाँ से। तो ये बड़ा पार्ट है, ये चीज कमिटमेंट करना इतना आसान नहीं होता। कैपेसिटर इसने साथ ही दिया है, तो कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो इसी के साथ कर लेता हूँ। कैपेसिटर में जो एनर्जी वाला पोर्शन है ये एक क्वेश्चन बनता है, मतलब दूसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल डिसाइडेड पार्ट रहता है, लेकिन इस बार आपके लिए स्पेशल पॉइंट जो आप छोड़ देते हो दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए लगभग। सेकंड क्वेश्चन वो फ्रॉम सर्किटल एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में केवीएल एंड केसीएल के जो क्वेश्चंस है उनको आप ढंग से देख लें, पीवाईक्यू देख लें, आपको आइडिया बन जाए। तो लगभग 2 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो फिजिक्स है ये आपको पता है कि 12th वाली फिजिक्स काफी आसान आती है अपने पेपर में, लेकिन आपकी दिक्कत ये है कि 12th की फिजिक्स पढ़ते टाइम पे आपकी एनर्जी वैसे ही इतनी लो हो जाती है कि ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते हो। तो अपनी एनर्जी मेंटेन रखें, चीजों को ढंग से पढ़ें। तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट करंट एंड मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म से, जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात कर लेता हूँ पहले। वहां से अपने पास एकदम फिक्स सा जो पार्ट रहता है मैग्नेटिक डाइपोल। एक क्वेश्चन कौन सा, मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल में भी ज्यादा करके जो क्वेश्चन आते हैं उसके टोर्क वाला पार्ट जो है, जिसको हम बोलते हैं बिना साइन थीटा, BINA साइन थीटा। तो आई थिंक याद है आपको। या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगला बनता है तो मैटर जो है डायटोमिक, पैरा एटोमिक एंड फेरो, सॉरी नॉट डायटोमिक, जैसे डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। और उसमें से भी जो एक फॉर्मूला है म्यू आर इक्वल टू 1+XM, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाला। देखो यहाँ से यार ये आपको आती कम है चीजें, लेकिन यहाँ से मार्क्स लेने बड़े आसान है। तो मैं कभी कोशिश करूंगा चैप्टर वाइज आपके सेशन लूं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा बेटर आइडिया दे सकूं। ठीक है, एंड उसके लिए कंडीशन यही है जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर पे पहुंचाएं अपने चैनल को, ताकि मेरे को एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके साथ काम करने का। डन। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो अगले आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट कैरिंग कंडक्टर वाला जो पार्ट है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, उसमें भी फोर्स वाला जो पार्ट है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे
आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर वाला जो पार्ट है उसको बेहतरीन तरीके से कर लें। और अगला क्वेश्चन बनता है दैट इज फ्रॉम एम्पियर लॉ एंड सोलेनोइड। तो यहाँ से लगभग सारा मिलाकर के 3 क्वेश्चन का वेटेज आपको मिल जाना चाहिए। फिर रिपीट करूं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में सोलेनोइड, करंट कैरिंग वायर का फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाला जो पार्ट है उसको कर लें। आई थिंक इतना क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में देखो यहाँ भी फिक्स सा रहता है काम। जैसे अल्टरनेटिंग करंट की बात आती है तो आपको पता है एक बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम एलसीआर सर्किट। और एलसीआर सर्किट में भी क्वालिटी फैक्टर एंड पावर वाला जो पार्ट है, क्वालिटी फैक्टर ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर, याद है ना? बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है। अगर बात करें ईएमआई, ईएमआई में लेंज लॉ से डायरेक्शन निकालने वाला पार्ट या फिर क्वेश्चन जो बनता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मतलब आना ही आना होता है, उसको तो आप ढंग से कर लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ, इसमें मेरे को मोशनल ईएमएफ कहीं दिख नहीं रहा, आप सेट कर लेना। इंड्यूस्ड ईएमएफ पे टिक कर रहा हूँ। मोशनल ईएमएफ कौन सा, जिसमें हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, बिल्कुल बीवीएल वाला। डन, ओके सर। तो अपने पास यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करें, लगभग 2 क्वेश्चन रखे हैं, किस्मत अच्छी रही तो 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक क्वेश्चन आपका मतलब फिक्स रहता है, ये तो एक बोनस मार्क्स है। यहाँ पे भी बोनस मार्क्स में अगर हम बात करते हैं, डायरेक्टली जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है या तो डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट से अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है तो इसके प्रॉपर्टीज से। तो ये प्रॉपर्टीज जरूर आप, ईएम वेव स्पेक्ट्रम है, इसको ध्यान से रीड कर लेना। ज्यादा याद नहीं रहती हैं चीजें, तो जितने भी इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो सोल्व कर लें और उनको ढंग से याद कर लें। ये बातें रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स अगेन गेम चेंजर फॉर दिस ईयर 2025। वैसे तो ऑप्टिक्स हर बार गेम चेंजर रहता है, फिक्स रहता है क्वेश्चन, पर अभी का जो वेटेज देखते हुए थोड़े क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं यहाँ से। तो मतलब 3 क्वेश्चन तो नॉर्मली दोनों ऑप्टिक्स मिला करके आ ही जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्टिक्स से आपको 4 क्वेश्चन कम से कम मिल जाने चाहिए, और इट मे बी 5। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 4 से 5। अब अगर हम बात करें, तो यहाँ बात करें पहले वेव ऑप्टिक्स का डिफाइन कर लेते हैं। वेव ऑप्टिक्स में बिल्कुल मान के क्या चलिए, मतलब एक ही टॉपिक बनता है यहाँ, दैट इज वाईडीएसई। हाँ लेकिन वाईडीएसई एंड सिंगल स्लिट का दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों को साथ में तैयार करें, दोनों एक जैसी टॉपिक है। तो आई थिंक वाईडीएसई बिल्कुल क्लियर है। अगर यहाँ से गलती से स्किप हो जाता है तो फिर अगला क्वेश्चन बनता है पोलराइजेशन में। पोलराइजेशन भाई रिफ्लेक्शन जो देखते हैं, बिल्कुल दूसरे एंगल आप करते हो, आई थिंक याद है आपको, जिसके अंदर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर जाती हैं, उस केस में जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज पोलराइजेशन एंगल, जिसमें हमें रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज मिलती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन ये आपका पक्का हो गया वेव ऑप्टिक्स का। बाकी क्वेश्चन एक नहीं दूसरा भी हो सकता है, पर एक पक्का है। सेकंड क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने के चांसेस हैं। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मैकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मैकर फॉर्मूला, पीआईआर, सही है। तो ये जो एंड, यहाँ से एक क्वेश्चन जैसे अगर गलती से 5वां क्वेश्चन आता है तो वो आपको मिलता है प्रिज्म से। प्रिज्म आपको इसमें कहीं दिख रहा होगा, प्रिज्म वाला पार्ट है उसको टिक कर लेना। डन, प्रिज्म सही है। तो आई थिंक उम्मीद क्लियर कर रहा हूँ क्लियर है, लेंस मैकर फॉर्मूला, प्रिज्म। इसके बाद अगर हम बात करें, टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वाईडीएसई सिंगल स्लिट, एंड गलती से पोलराइजेशन। हाँ मिरर फॉर्मूला आप कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग उम्मीदें ज्यादा अच्छी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। सही है। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्वेल नेचर की अगर हम बात करते हैं, ड्वेल नेचर यहाँ तो फिक्स है बिल्कुल। अब तो बोनस मार्क्स की बातें चल रही है तो मेरे को ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, केवल टॉपिक टिक कर देता हूँ। ड्वेल नेचर से 2 क्वेश्चन फिक्स है। आई थिंक डायरेक्टली आपको पता है, 1 क्वेश्चन फ्रॉम मैटर वेव्स, जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी होती है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन की ज्यादा पूछता है, तो इलेक्ट्रॉन को रेडी रखिए। एंड सेकंड जो क्वेश्चन बनता है दैट इज फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वर्क फंक्शन वाला जो पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई में एक क्वेश्चन एटम से और एक क्वेश्चन न्यूक्लियाई से। इट मे बी कि न्यूक्लियाई से 2 क्वेश्चन जा सकते हैं, एटम से बिल्कुल फिक्स है। कहाँ से आता है एटम का जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम, बिल्कुल फिक्स है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है एनर्जी वाले पार्ट से, बोर मॉडल का जो एनर्जी लेवल एंड एनर्जी लेवल वाला पार्ट है वो। एंड सेकंड अगर यहाँ से नहीं बनता है
फिर इसकी जो रेडियस एंड वेलोसिटी वाला पार्ट है, इसमें जहां भी आपको दिखे सेट कर लेना। तो एटम का तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। न्यूक्लियाई की अगर बातें करते हैं, न्यूक्लियाई से बिल्कुल फिक्स है। जैसे रेडियो एक्टिविटी जब हटा दिया गया है, तो मास एनर्जी रिलेशन में जो मास डिफेक्ट वाला पार्ट है, या तो यहाँ से या फिर क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। तो दो क्वेश्चन पक्के हैं यहाँ से। इट में भी तीन पे जा सकते हैं। और ये जो टॉपिक बताइए ये फिक्स है। इनमें तो वैसे भी आपको फॉर्मूले देखने हैं, तो कुछ छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। पर जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना। मेरा कहने का पर्पज ये है कि इन टॉपिक्स पे थोड़ी सी प्रैक्टिस एज कंपेरेटिव आप कर रहे हो उससे थोड़ा बेटर करना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जब ट्रांजिस्टर हट चुका है, तो अपने लिए और आसान हो गया गेस करना क्या क्या बनता है। तो एक क्वेश्चन जो आपको बनना ही बनना है, दैट इज फ्रॉम लॉजिक गेट। सही है। और लॉजिक गेट में भी कॉम्बिनेशन ऑफ गेट का क्वेश्चन बनता है। नैंड एंड नोड वाला जो पार्ट है उसको सेट करें। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है दैट इज फ्रॉम पी एन डायोड, वेरी इंपॉर्टेंट। पी एन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड जिसको बोलते हो, ठीक है। एंड तीसरा क्वेश्चन जेनर डायोड। और इट मे बी फोर्थ अगर क्वेश्चन कहीं बनता है तो फोटो डायोड या फिर एलईडी से। लगभग तीन क्वेश्चन फिक्स हैं, तो तीन क्वेश्चन मैंने बताई, इस एरिया को पूरा कर लेना। अब बात रही एक्सपेरिमेंटल स्किल। एक्सपेरिमेंटल स्किल में क्या क्या पूछा जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल स्कूल में देखिए, वर्नियर कैलिपर के केवल फॉर्मूले को याद कर लो। हालांकि क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम लग रही हैं, बिल्कुल कम है। स्क्रू गेज की कोई संभावना नहीं है। मीटर स्केल आपको पता है, इसका कोई मतलब यंग मॉडुलस से कोई मीनिंग नहीं है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कैपिलरी राइज, हाँ इसकी बातें मैंने नहीं बताई थी। इसका फॉर्मूला जरूर याद कर लेना यार। सरफेस टेंशन कैपिलरी राइज कितना होता है, एच का जो फॉर्मूला है। मेरे लेक्चर में आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक्स बताई हुई हैं। तो उन ट्रिक्स से आप देख सकते हैं कि कैसे हम फाइंड करें, इजीली कर सकते हैं उसको। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग टेम्परेचर नीड नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नीड नहीं है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल गिवन बाय आई थिंक मीटर ब्रिज नीड नहीं है। रेजिस्टेंस, हाँ एक व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने बताना भूल गया था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ आप ले लो मीटर ब्रिज के साथ, मीटर ब्रिज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक्सपेरिमेंटल स्किल में एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं। सही है। बाकी कहीं कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक इसके अलावा और कुछ है नहीं। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ नहीं है। करेक्ट पीएन जंक्शन की बात हो ही गई थी। एलईडी की बातें हो गई। इतना पार्ट आई थिंक मोर देन सफिशियंट है। ठीक है। तो इतना काम आपको कर लेना है। अब बात को ध्यान से सुने। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा मैंने सोचा था 20 मिनट में ही कर देंगे, लेकिन 37 मिनट हो गया है। ज्यादा नहीं, एक दो मिनट और बातें करेंगे अपने। एक दो मिनट में जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ उनको सुने ध्यान से। बेटा ये जो लास्ट का टाइम है, इस टाइम में आपके साथ ही नहीं, जो 28 लाख बच्चे जो पेपर देने वाले हैं, जितने भी 28 लाख 25 लाख जो भी हैं, सबके साथ ऐसा ही टाइम गुजर रहा है। तो जब भी आप निराश होते हो, लो एनर्जी में होते हो, ये सोचा करो कि यार सबके यही हालात है। जब सबके यही हालात है तो विनर कौन बनेगा? जो लगा रहेगा कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली लगे रहने का मतलब होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो दौड़ते हुए होगी सर, बहुत जुनून है, कर देंगे, ये कर देंगे, फर्स्ट रैंक ले आएंगे। धीरे धीरे जोश कम होता है। तो यानी आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। अगर आप दौड़ नहीं सकते, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश करें। अगर चल नहीं सकते तो रेंगने की कोशिश करें। अगर रेंग भी नहीं सकते तो एक जगह लेटे लेटे पैर तो हिला सकते हैं। तो बेसिक सा तरीका है। वो बेहतरीन तैयारी नहीं चल रही है, थोड़ी कम चल रही है, उसको कंटिन्यू करें। कम चल रही है, वो भी परेशान है कि नहीं सर उससे भी कम चल रही है, तो उस जो उससे भी कम चल रही है उसको आप कंटिन्यू रखने की तैयारी करें। क्योंकि ये जो तैयारी का प्लेटफॉर्म है, ये चीजें ऐसी है कि अपने को सारी चीज एक साथ देखते हैं। इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट, बट व्हेन यू टेक वन स्टेप, द सेकंड स्टेप ऑटोमेटिकली विजिबल फॉर यू। तो डायरेक्टली आप अपने डेस्टिनेशन को ना देखें कि मेरे को मेरे डेस्टिनेशन दिखेगा तो ही मैं तैयारी करूंगा। डेस्टिनेशन तो बेटा किसी को नहीं दिखा। भगवान भी इस धरती पे जन्म लेकर के चले गए, वो भी डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं कर पाए। तो ध्यान रखें, आप और मैं बहुत नॉर्मल इंसान है, डेस्टिनेशन पे डायरेक्टली ना जाएं। प्रोसेस का मजा लें। प्रोसेस में ही मजा है। पीछे लगे रहें हमेशा। एक शेड्यूल नाइट को सोते टाइम पर बना करके सोएं कि कल मेरे को ये काम करना है, और उठते ही उस काम के लग जाएं। जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक उसको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं मोती, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में।
आखिर कोशिश उसकी बेकार हर बार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अपने काम में लगे रहें, कोशिश करते रहें, जो कुछ कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लोगों की बातों में नहीं आए, अपनी खोज में लगे रहें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मेरे से कमिटमेंट करेंगे सर हम ऐसी तैयारी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एंड एक डॉक्टर, कंपाउंडर जो बनते हैं दैट इज़ सेकेंडरी मैटर, पर हिंदुस्तान के एक बेहतरीन नागरिक ज़रूर बनेंगे। कमिटमेंट करें। वीडियो कैसा लगा उसका भी कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो कोशिश करता हूँ आपके लिए ज़रूर लेके आता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू share and subscribe. Try to achieve this subscriber at least 5,000 by the end of December, ताकि 2025 में भी आपके साथ एक नए रिवीजन प्लान के साथ स्टार्ट करूं। ओके, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।